गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन हिंदी के टेस्ट लगाए थे और आपने टेस्ट लगाया होगा। आपसे ये कहना था कि आप कोशिश करें कि वीडियो ऑनलाइन देखें। चलिए आज हम लोग सामान्य ज्ञान, यहाँ पर लिखा है देख लीजिए, संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन हल करेंगे। और कोशिश करिए आपकी 35 से 40 के बीच में 35 से 40 के बीच में सही करने की कोशिश करें, क्योंकि 35 से 40 के बीच में अगर आप सही करेंगे तो आपके मेरिट लिस्ट में आने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। क्योंकि पासिंग मार्किंग तो 25 क्वेश्चन ही है, लेकिन अगर आप 35 से 40 बीच में सही करेंगे तो मेरिट लिस्ट में आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। चलिए फिर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। आप मूलविद जरूर पढ़ लीजिएगा। मूलविद से सारे क्वेश्चन ना भी सही कर पाएँ फिर भी कुछ सही कर लेंगे तो आप मेरिट लिस्ट में ऊपर पहुंच सकते हैं। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, धारा 10। दरअसल संविधान की आईपीसी की धारा 10 और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधि के अधीन कोई कंपनी सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार से रजिस्ट्रीकरण करा सकती है। तो ऑप्शन सी सही है। मतलब जो कंपनियां बनती हैं उनका रजिस्ट्रीकरण होता है, लाइसेंस बनता है, तो ये धारा 10 के तहत है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सरल है, आप संविधान में पढ़े होंगे इसको। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, चीन। सोचें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सोवियत संघ अर्थात रूस। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, दरअसल ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, आप ये भी जानते होंगे। शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां जो मूल कर्तव्य था वो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2000 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था कि सभी माता पिता को अपने बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना उनका मूल कर्तव्य होगा। आप ये पढ़े होंगे, जनरल चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जानते रहिएगा कि ये जब संविधान बना था तब ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था। हमने इसे रूस, मतलब जो सोवियत संघ है, इसे रूस कहा जाता है। पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, अब इसे रूस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि रूस का विघटन हो गया था तब ये रूस बन गया था 1991 में। तो अब इसे सोवियत संघ पहले बोलते थे, अब रूस बोलते हैं। जानते रहिएगा इसको। इसको हमने रूस से लिया है, अब सोवियत संघ से लिया गया है और ये 1976 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, धारा 3। दरअसल आप टीवी देखते होंगे तो बहुत पहले एक प्रचार आता था कि एक कमरे में एक आदमी अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है। अचानक से कोई आदमी आता है, दरवाज़ा खटखटा के चला जाता है। तो उस समय ये कहा गया कि अगर कभी भी आप कहीं सुनते हो कि किसी कमरे में किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप दरवाज़ा को थोड़ा सा खटखटा देंगे, तो इससे क्या होगा कि उनके जो लड़ाई है थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा। तो हो सकता है कि थोड़ा सा माहौल शांत हो जाए। तो ये प्रावधान मतलब ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया था। तो इसका जो वर्णन है, दरअसल ये लाया गया था 2005 में। अब ये सन याद रखिएगा, इसका एक आंसर है ये। और ये किस धारा में है? तो ये धारा 3 में है। ध्यान रखिएगा। दरअसल घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। घरेलू हिंसा में मानहानि, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा, धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में कागज़ के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर हैं? कानपुर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आगरा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल में है।
भारत में कागज़ के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में, इसको रट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, लाहौर में। दरअसल पंजाब में जो महाराजा रणजीत सिंह थे, ये 1799 तक लाहौर तक अपना क्षेत्र फैला रखे थे। मतलब लाहौर मतलब पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी अपने कब्जे में ले रखे थे। पंजाब से लाहौर तक रणजीत सिंह के कब्जे में था। ये शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे और इनके पिता का नाम महासिंह था। तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान का जो पाकिस्तान में लाहौर है, एक समय महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? ये मूल विधि का क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत अगर कोई अपराध किया जा रहा है तो उसको रोकने, संज्ञेय अपराध मतलब कोई अपराध होने वाला है तो उसको रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को अधिकार है कि वो रोक सकते हैं। किस धारा के तहत? जैसे कोई अपराध होने वाला है तो उसको रोकने के लिए पुलिस को कौन सी धारा के तहत पावर मिलता है? 51, 151, 161, 165, 197। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 151। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना का पता हो, वो ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी और वारंट के बिना भी रोकने के लिए रोक सकता है या फिर गिरफ्तार कर सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा, इसके तहत उसको पावर मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? हाँ, नहीं, सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है, उक्त में से कोई नहीं। सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं। हाँ, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। दरअसल साइबर लॉ क्या है कि साइबर कानून मतलब कि वेबसाइटों से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो कानून होते हैं उन्हें साइबर लॉ बोला जाता है, साइबर कानून। तो ये कानून जो हैं क्या मोबाइल पे लागू होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो लागू क्यों नहीं होंगे जब कंप्यूटर पे लागू हो रहे हैं? सारा काम कंप्यूटर वाला मोबाइल कर रहा है, तो मोबाइल पे लागू होंगे। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? पंतनगर, कानपुर, लुधियाना, पुदुचेरी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, पुदुचेरी में। केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जो कि 3 राज्यों में है। इसके 4 जिले हैं 3 राज्यों में। एक जिला माहे है केरल में, दो जिले पुदुचेरी और कराईकल हैं तमिलनाडु में, और एक जिला है यनम, ये है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। पुदुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, 1974 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। और जबकि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन ए जो था ये था कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित राज्य है, ध्यान रखिएगा, 3 राज्यों में फैला, ये भी बताए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन है, ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। दरअसल ग्रेनेड की कई रेंज होती हैं, लेकिन औसतन जो ग्रेनेड की रेंज होती है वो 30 मीटर। ग्रेनेड आप देखते होंगे कभी कभी मूवी में, या फिर सैनिकों को देखते होंगे, एक बड़ा सा हथियार कंधे पे रख कर, एक सैनिक कंधे पे रखकर एक बड़ा सा हथियार चलाता है, उसमें से एक बड़ी सी मिसाइल जैसी निकलती है गोली, वो जाकर किसी गाड़ी को, पूरे के पूरे गाड़ी को ध्वस्त कर देती है। तो ये ग्रेनेड बोला जाता है। तो इसकी औसतन जो दूरी ये कवर करती है वो 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी तक ये मार सकती है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, आस्टिलेगो, एक मिनट, क्वेश्चन देखें। आस्टिलेगो ट्रिटिसी क्या है? जीवाणु है,
बैक्टीरिया है, वायरस है, रोगाणु है? सोचें क्या है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। यह एक रोगाणु है और इसकी इसकी वजह से क्या होता है कि गेहूं में धब्बे पड़ जाते हैं। खासकर गेहूं में ये रोग लगता है और के दानों पर धब्बे पड़ जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा जैव निम्नीकरण है? कागज, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक? पहली बात ये आपका सही होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आगे से कभी ना गलत हो। ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कागज। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो कुछ समय के बाद सड़ जाएं, खत्म हो जाएं। जो नहीं खत्म होंगे वो अनिम्नीकरण में आएंगे। तो कागज तो जानते हो कुछ समय में सड़ ही जाता है। डीडीटी एक दवा है, ये खत्म नहीं होती। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होती रहती है और इससे प्रॉब्लम होती रहती है। प्लास्टिक आप जानते हो नहीं सड़ता है, एल्युमिनियम भी नहीं खत्म होता। तो ऑप्शन ए सही है, जैव निम्नीकरण है। ये इसको आप याद रख लीजिएगा। निम्नीकरण का मतलब अगर याद रखेंगे तो यहाँ ऑप्शन बदल के कोई भी यहाँ पर दरअसल यहाँ पर ऑप्शन बदलते रहते हैं, लेकिन अगर इसका अर्थ आपको पता रहेगा तो ऑप्शन बदल के कुछ भी रहेगा, बस आप देख लीजिएगा कौन सा सड़ जाएगा तो वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रक्टोस होता है फलों की सुगंध, फूलों की में सुगंध, फलों का मीठापन, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, फलों का मीठापन। दरअसल फ्रक्टोस शर्करा होती है, इसी की वजह से फलों में मीठापन होता है। तो फलों का जो मीठापन है वो फ्रक्टोस है। ऑप्शन सी सही है। जनरल क्वेश्चन है, आप बायोलॉजी में इसको पढ़े होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाख किससे बनाई जाती है? एक पेड़ से, एक कीट से, एक बिल्ली से, एक कस्तूरी उंदूर से? सोचें किससे बनाई जाती है लाख। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, एक कीट के द्वारा। दरअसल लाख जो है एक लाल सुर्ख रंग की एक मादा कीट होती है जिसका नाम है लैसिफर लक्का। इसकी वजह से ये जो लाख बनता है, भारत में सबसे ज़्यादा लाख बिहार में बनता है, ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। तो मोहर में भी इसका उपयोग करते हैं, मोहर लगाने के लिए। तो आप देखते होंगे पुलिस अक्सर लिए रहते हैं, जब कहीं कोई चीज़ सील करते हैं तो सील करने के बाद लाख से ही उस पर सील का मोहर लगाते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, टेरिकार्पस, पालिएल्थिया, रेडवुड? सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, रेडवुड। रेडवुड विश्व का सबसे लंबे पौधे में गिना जाता है और ये एक तटीय पौधा है, अर्थात ये तटों के किनारे पर इसका ये उगता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, मौलविद का क्वेश्चन है। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने पर की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थल पर होना चाहिए? 15, 25, 19, 21? इसका मतलब समझते हैं आप? थोड़ा मैं हिंट कर रहा हूँ। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बालक या बालिका किसी मामले में साक्षी मतलब गवाह है, तो गवाही लेने के लिए कितने वर्ष से होंगे या फिर उससे कम होंगे तो वो गवाही उनके घर पर पुलिस जाकर लेगी, उनको अदालत नहीं ले जाया जाएगा। ये कहने का मतलब है। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 15 वर्ष या उससे कम वर्ष उम्र के बालक या बालिका होंगे तो साक्षी होने पर उनकी गवाही उनके निवास स्थान पर ली जाएगी, ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखें। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, समुद्री आवास में जीवन के साथ? मतलब एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की जो खोज होती है उनके साथ वो जो अध्ययन होता है उसे बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी, मतलब एक्सोबायोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? जो वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण नियम लाया गया है उसमें किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया करते हैं? बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, दोनों प्रकार की भूमि, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, बंजर भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा भी गया कई बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखें ध्यान से। भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, क्योंकि अभी 2019 में जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया है। नहीं तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, तब वहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था 1972 लागू नहीं था। लेकिन वर्तमान में पूरे देश में लागू है, तो अब जम्मू कश्मीर अपवाद में नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको जम्मू कश्मीर को वरीयता देनी पड़ेगी, लेकिन अब नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, जानते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बालों में, उंगली के नाखूनों में, हाथों में, इनमें से कोई नहीं। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, उंगली के नाखूनों में मुख्य रूप से अल्फा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें आप। रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणु की खोज की थी? हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। रॉबर्ट कोच ने, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, हैजा। हैजा के रोगाणु की खोज की थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने विब्रियो कालेरी। इसी हैजा को तब बाद में अंग्रेजों से सुन सुनकर हम लोग कालरा बोलने लगे, नहीं तो पहले इसको हैजा ही बोलते थे। तो हैजा कालरा एक ही अंग्रेजी नाम कालरा है, और इसके जीवाणु की जो उन्होंने खोज की थी उसका नाम था विब्रियो कालेरी। तो याद रखिएगा किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजन हुआ था? वियना, तेहरान, वाशिंगटन डीसी, बगदाद। चलिए आंसर बताते हैं आपको। दरअसल 1968 में तेहरान, ईरान में है तेहरान, वहाँ पर इसका मानव अधिकारों का पहला सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा। वियना तो ऑस्ट्रिया में है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, बगदाद इराक में है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? ए, बी, सी, डी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। सिट्रस फल मतलब खट्टे फल, और खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी। तो ऑप्शन सी सही है। विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरल क्वेश्चन है, इधर थोड़ा जल्दी आप लगा सकते हो। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सॉरी, पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सेंट्रल पब्लिक यूटिलिटी, चौथा इनमें से कोई नहीं। जनरल है ये, तो गलत नहीं होगा आपसे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें। लोकहितवाद दायर किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसके साथ मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, सरकार द्वारा। सोचें। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको बताते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। लोकहित मतलब आप पीआईएल सुने होंगे। पीआईएल मतलब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो आप कोर्ट जा सकते हो उस व्यक्ति का मैटर लेकर। तो इसकी शुरुआत में पीएन भगवती न्यायाधीश थे 1970 के दशक में। 1970 के दशक में पीएन भगवती, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। लोकहितवाद या फिर पीआईएल बोलते हैं इसको। तो कभी आप अगर ये हिंदी नाम शब्द न याद आए तो आप इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे तो वहाँ पीआईएल लिखा रहेगा, तो याद रखिएगा। आप एक मूवी देखोगे जॉली एलएलबी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में भी इसी पीआईएल की ही बात हुई है, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसको दायर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। अगर आपको लोकेशन याद होगा तो गलत नहीं होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन
दरअसल देखिए, भारत का मैप दक्षिण वाला ऐसे है, तो यहाँ केरल है, केरल के जस्ट सामने यहाँ लक्षद्वीप पड़ता है ऐसे, तो केरल में बोली जाती है मलयालम, तो इसके सामने ही तो यहाँ भी मलयालम बोली जाएगी, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आईपीसी से है, मूल विधि से है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? 120 क, 121, 154, 120 ख। सोचें। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। धारा 120 क में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है कि कैसे किन किन लोगों को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा अगर वो क्या करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, संविधान का है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? समता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, उसी में 6 प्रकार की और स्वतंत्रताएं दी गई है, उसी में ही समुचित पर्यावरण एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन जीने के लिए जरूरी है, अतः पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, उसका मूल अधिकार है। इसे ऑप्शन बी के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में रखा गया है। अगर आप मूल अधिकार पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको पढ़ाई गई हो, तो ऑप्शन बी है सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात किसके कारण आता है? निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान, उच्च घनत्व। सोचें, भूगोल का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, निम्न दाब। दरअसल बताएं कि जब इधर से ठंडी हवाएं आ रही हों और इधर ठंडी हवाएं आ रही हैं और इधर से गर्म हवाएं आ रही हैं, जब इधर एक दूसरे से मिलेंगी तो ठंडी हवाएं भारी होती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं। तो मिलने के बाद क्या होगा कि जो भारी हवाएं हैं वो नीचे दब जाएंगी और जो हल्की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। ऊपर उठ जाएंगी तो एक प्रकार से ये टकरा जाएंगी और यहाँ गोल गोल घूमने लगेंगी। जब घूमने लगेंगी तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ दाब बहुत कम हो जाएगा, तो इस स्थिति को बोलते हैं निम्न दाब की स्थिति। और निम्न दाब की स्थिति में ही चक्रवात बनता है, और जो ऐसे घूमता है, और जब प्रतिचक्रवात जो बनता है वो उल्टा घूमता है, और जो यहाँ केंद्र में उच्च दाब बनता है। तो याद रखिएगा, चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब बनता है और प्रतिचक्रवात में केंद्र में उच्च दाब बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोलोमाइट। क्वेश्चन है, डोलोमाइट क्या है? अवसादी शैल, विताली शैल, अग्नेय शैल, कायांतरित शैल। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। दरअसल डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट है और ये अवसादी अर्थात परतदार चट्टानों में बनता है। तो इस प्रकार से ये परतदार चट्टानों का बना हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है, डोलोमाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है? कैस्पियन सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, लाल सागर। अगर आप जब विश्व का मैप देखेंगे ना, जब आप विश्व का मैप देखेंगे तो अफ्रीका वाला क्षेत्र ऐसे बनता है और यहाँ से ऐसे सऊदी अरब है, ऐसे यहाँ पर भारत है, तो यहाँ से इजिप्ट वाला पार्ट इसको ऐसे टच करता है। इधर भूमध्य सागर है और इधर लाल सागर है, इन दोनों के बीच में ही है स्वेज नहर। तो किसको जोड़ेगी? लाल सागर को। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, गलत ना हो। परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 5 वर्ष के लिए वैध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। वोल्गा कहाँ की नदी है? यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको, वोल्गा नदी यूरोप की नदी है। ऑप्शन ए सही है। दरअसल यूरोप में जो रूस आता है, रूस की सबसे लंबी नदी है, लगभग 3,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जाकर कैस्पियन सागर में गिरती है। ध्यान रखिएगा। और जो रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश भी है, ये भी जानते रहेगा। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर है? फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम। जैसे भारत में मेरीना बीच आप सुने होंगे, तो ऐसे नॉर्मैंडी बीच भी है, बहुत प्रसिद्ध बीच है। लोग यहाँ
घूमने टहलने जाते हैं, सैर सपाटा करने जाते हैं। जैसे आप मुंबई का सुने होंगे जुहू बीच, वैसे ही है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, फ्रांस में है नॉर्मैंडी बीच। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने कन्नौज में किया था, जबकि तीसरी का आयोजन अशोक ने किया था, जानते होंगे आप, और चौथी का आयोजन कनिष्क ने किया था कश्मीर में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभाष्य किसने लिखा है? गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजल ने। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, महाभाष्य के रचयिता जो हैं पतंजलि हैं। जनरल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं हुआ होगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। पर्दा मतलब कि जब रंगमंच, जब नाटक होते हैं तो पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, तो जनरली पर्दा का शुरुआत किसने किया था? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही, यूनानियों ने। दरअसल यूनानियों ने ही, यवनिका जो है यूनानी शब्द ही है जिसका अर्थ होता है पर्दा, तो यूनानियों ने ही शुरू किया था। जनरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, गुप्त वंश किस वर्ष से शुरू हुआ? 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी, 57 ईस्वी ईसा पूर्व। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन 319 ईस्वी। दरअसल बात यह है कि श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी 240 ईस्वी के आसपास, लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने अपना राज्याभिषेक 319 ईस्वी में करवाया था, वास्तविक संस्थापना वहीं से मानी जाती है। तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको इसी को वरीयता देना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए सही है, 319 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। आरंभ, इसको आपको रटना पड़ेगा। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? दंतुरता, औचित्य, अभिलेख, कुंडफांट। एक कंप्यूटर का है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, औचित्य से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है, सरल भी है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, अवध्वनिक, अवक्तव्य, पराश्रव्य। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, चमगादड़ और डॉल्फिन पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी सही है। पढ़े होंगे, जनरल क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखें। विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट, पामीर का पठार, कंचनजंगा, इंदिरा कर्नल। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप 40 से 50 के बीच में सही करेंगे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। पामीर के पठार को ही विश्व की छत कहा जाता है। भारत के जस्ट ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर ही पामीर का पठार आपको मिलेगा, इसे विश्व का छत कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? मिस्र में, श्रीलंका में, मदुरै में, कोणार्क में। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जैसे कि पैगोडा एक बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है, और उसी के तर्ज पे जो मंदिर बने थे थाईलैंड में और कंबोडिया में, उसी के तहत वैसे ही अगर भारत में कहीं मिलते हैं तो उसे पैगोडा बोला जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। जो भारत का कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आपसे। इस सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक थे नरसिंहदेव, उन्होंने बनवाया था। जानते रहिएगा, उनका नाम भी गंग वंश के थे और नरसिंहदेव उनका नाम था। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है? चावल, गेहूँ, फलियाँ, बाकला, मक्का। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, फलियाँ, बाकला। दरअसल आप इतना जानते रहिएगा कि जो भी फसल दाल वाली होंगी, फलियां शब्द से पता चलता है एक फल है, तो फलियां मतलब दाल में ही फलियां होती है। जैसे मटर हुआ, फलियां, मटर की फलियां, चने की फलियां। तो जो फसल दाल वाली होती हैं उनमें एक जीव पाया जाता है उनकी जड़ों में, उसको बोलते हैं राइजोबियम। वो क्या करता है कि पर्यावरण से नाइट्रोजन खींचता है, तो नाइट्रोजन दायक होती हैं।
तो ये जो फलियां वाले पौधे होते हैं दरअसल वो नाइट्रोजन ज़मीन में इकट्ठा करने का काम करते हैं राइजोबियम के माध्यम से, क्योंकि उन पौधों के जड़ों में राइजोबियम जीव पाया जाता है जो पर्यावरण से नाइट्रोजन खींचता है और पौधों की जड़ों में पहुंचाता है, तो जड़ों के माध्यम से मिट्टी में भी नाइट्रोजन पहुंचता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और जानते रहिएगा, ये जो फलियां, ये जो बाकला पौधा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो एक पर्वत चोटी है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है इंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसी में ये बाकला पौधा पाया जाता है, जानते रहिएगा। प्लस आप चना ले लो, मटर ले लो, इन सब में भी नाइट्रोजन दायक होता है, मतलब इन सब पौधों में भी राइजोबियम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। सोचें। ये काफ़ी सरल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल कांग्रेस पार्टी बनी थी, उसके कुछ समय बाद ये भी पार्टी बनी थी, मुस्लिमों ने अपने लिए बनाई थी। तो आपको पता करके बताना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ सन कि करजन उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। तो अब आप बताइएगा किसने इसकी स्थापना की थी, कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखें। पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 56, 53, 52, 51। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। 22 नवंबर 1951 को केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर पहला वित्त आयोग गठित हुआ था। दरअसल वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। इसका काम है कि केंद्र और राज्य के बीच करों के और पैसों के विभाजन का काम करना, और ये संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक संवैधानिक बॉडी है। जो पैसे बंटते हैं केंद्र से राज्यों में, कितना किसको देना है, कितना वो खर्चा करेंगे, तो इसका वर्णन किया गया है। तो पहला जो गठन हुआ था 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5, 4, 7, 8। चलिए आंसर बताते हैं आपको। 5 हैं, ध्यान रखिएगा। दरअसल 4 दिशाओं में है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, और एक मध्य में पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा 5 क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। आप दिशा से ही याद रख लीजिएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। इन्हीं परिषदों के अंतर्गत भारत के टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बटे हुए हैं। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलविद का क्वेश्चन है। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? मतलब जैसे पुलिस ने कहीं छापा मारा है या फिर किसी और प्रावधान से पुलिस में पैसे आए हुए हैं थाने पर, तो किस प्रपत्र में दर्ज किया जाता है? पुलिस प्रपत्र 214, 124, 215, 125। सोचें। ये मूलविद के क्वेश्चन है, थोड़ा मूलविद आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 214 में दर्ज किया जाता है। तो आप मूलविद पढ़िएगा। हालांकि मैं अभी कुछ प्रैक्टिस सेट और करवा लूँ, उसके बाद मैं खुद मूलविद से महत्वपूर्ण चीज़ें अपलोड करूँगा, तो आपसे स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन आप कुछ ऐसे अपने से पढ़ते रहेंगे, तैयारी जल्दी हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। मुंबई में भारत का पहला जो शेयर बाजार बना था, शेयर बाजार की स्थापना हुई थी मुंबई में, अंग्रेजों के समय में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला मूलविद का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस केस में अस्वस्थ मन, अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में प्रयुक्त होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? RVS मैकनाटन, आर वी प्रिंस केस, RV डुडले स्टीफन केस, वी गोविंदा। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। दरअसल 1843 में स्कॉटलैंड की बात है कि वहाँ पर एक प्रावधान लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, उसका माइंड सेट नहीं है, उसका दिमाग अस्वस्थ हो गया है, मतलब कि ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब पागल हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को सज़ा देना मूर्खता है, सज़ा नहीं देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को
सज़ा से वरी कर देना चाहिए। जब वो सही हो जाए तब आप उसको सज़ा दीजिए। तो आप एक मूवी देखेंगे दिलवाले में भी ये चीज़ दिखाया गया है, अगर पागल हो जाता है आदमी तो उसको सज़ा नहीं दी जाती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आप 35 से 40 के बीच में सही किए होंगे। कितना आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश किया करिए कि आप वीडियो को ऑनलाइन देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पढ़ते रहें, घर पे रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें।